आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 66,29,790 हो गई है। इसी दौरान जुमला 38,59,566 लोग ठीक भी हुए हैं। 3,59,566 लोगों की मौत हो चुकी है। नॉर्थ अमेरिका में इन्फेक्शन के 21 लाख से जायद मामले दर्ज हुए हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मुतासिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जहाँ 19 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, जो जुमला मामलों का 88% है। इससे पहले यूरोप में सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर थे, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ मामले कम हो रहे हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के जुमला 3,804 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 1,04,107 मरीज कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस 1,06,737 मौजूद हैं और सेहतयाबी की शरह 47.99% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR कोरोना मरीजों की जांच में मुसलसिल अपनी सलाहियत में इजाफा कर रहा है और अब मुल्क में कोरोना मरीजों की जांच के लिए 498 सरकारी और निजी शोबे की 212 लेबॉरेटरीज हैं। मुल्क में अब तक कोरोना के जुमला 42,42,718 नमूनों की जांच की जा चुकी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,39,485 नमूनों की जांच की गई है। वजारत सेहत के मुताबिक इस वक्त मुल्क में जून के आदाद शुमार के मुताबिक 3,952 कोविड के मखसूस अस्पताल हैं, जिनमें 1,66,332 आइसोलेशन बेड, 21,393 ICU बेड, 72,772 ऑक्सीजन से आरास्ता बिस्तर हैं। इसके अलावा 2,391 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं, जिनमें 1,34,945 आइसोलेशन बेड, 11,027 ICU बेड और 46,875 ऑक्सीजन बेड हैं। मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर असर इलाकों को 125 लाख N95 मास्क और 101 लाख PP किट्स मुहैया करा दी है। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की सेहतयाबी की शरह 15 अप्रैल को 11.42% थी, 3 मई और 18 मई को 38.29% थी और उसके बाद इसमें बेहतरी आई है और यह आज बढ़कर 48.31% हो गई है। दुनिया के 14 ममालिक में जहां कोरोना के ज़्यादा केसेस देखे गए हैं, उनकी आबादी हिंदुस्तान के बराबर ही है, लेकिन उनमें हिंदुस्तान के मुकाबले में 22.5% ज़्यादा कोरोना केसेस देखे गए हैं और हलाकतों की तादाद 52.2% ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब तक 6,091 लोग जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों पर नज़र डालें तो 31 मई से आज यानी 4 जून के बीच महज 4 दिनों में 1,085 लोगों ने दम तोड़ दिया। जुमला मौतों में 42.76% सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। गुजरात के 18.42 मरीजों की जान जा चुकी है। जो ये मीटिंग है, इसमें जस्ट आपको ब्रॉडली मैं बताना चाहूँगा कि 2 लाख से ऊपर केसेस हमारे भारत में हुए हैं, जिसमें से 1,04,000 के करीब रिकवर होकर घर जा चुके हैं। फैटेलिटी रेट वही 2.8% के आसपास और रिकवरी रेट लगभग 48% के आसपास हमारा चल रहा है। पिछले 3 दिन का भारत का डबलिंग रेट 16, 7 दिन का डबलिंग रेट 15.4 और 14 दिन का डबलिंग रेट 14.2। लगभग 42.5 लाख टेस्ट अभी तक हम लोग भारत में कर चुके हैं। खाली अकेले कल में हमने लगभग 1,40,000 के करीब टेस्ट भारत में किए हैं और 498 सरकारी और 212 प्राइवेट लैब्स जो है इसको
इतनी सुविधा हम देश भर में क्रिएट कर चुके हैं, एक लैब से स्टार्ट करके। जो कैपेसिटी हम 1 लाख तक करना चाहते थे 31 मई को, आज हम 1,60,000 तक टेस्ट रोज करने की कैपेसिटी विकसित कर चुके हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को मारूफ सनतकार राजीव बजाज के साथ लॉकडाउन और कोरोना के इशू पर बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि दुनिया इस तरह लॉक हो जाएगी, आलमी जंग में भी ऐसा नहीं हुआ था। इसके जवाब में राजीव बजाज ने कहा कि जापान और सिंगापुर में हमारे दोस्त हैं, इसके अलावा दुनिया के कई ममालिक में लोगों से बातचीत होती है। हिंदुस्तान में एक तरह का सख्त लॉकडाउन है, ऐसा लॉकडाउन कहीं पर भी नहीं हुआ है। दुनिया के कई ममालिक में बाहर निकलने की इजाज़त थी, लेकिन हमारे यहाँ हालात मुख्तलिफ रहे। Good morning, Rajiv. How are you? Morning, Rahul. Very well. Nice to see you again. How are things with you in the sort of COVID situation? How is it looking? Well, I guess we are all trying to find some certainty in uncertain times. It's a new experience for everyone. It's a bittersweet experience, let's put it like that. Some of us who can afford it are not too unhappy to be home. But when you see what is happening around you, both with businesses and with the masses, it is certainly more bitter than sweet. So every day brings a new learning on how to cope with this, whether in terms of business, in terms of one's own emotions, in medical terms. It's quite surreal. I mean, I don't think anyone imagined that the world would be locked down in this way. I don't even think during the World War, the world was locked down. I think even then things were open. So it's a unique and devastating sort of phenomenon. But I will say this, that I have friends and family starting from Japan because of our association with Kawasaki. People I know in Singapore, people I know in so many places in Europe, and people in the US, of course, close friends and family in New York, in Michigan, in DC. And when you say the world has never been locked down like this, India has been locked down, what I have referred to as a draconian lockdown. This kind of lockdown I am not hearing about from anywhere else. All my friends and family living across the world have always been free to step out, to take a walk, to go and buy something they require, to go and visit someone and say hello. So in terms of the social and emotional aspects of this lockdown, they seem to have been in a much better place. And it came suddenly also. So you came in suddenly. And the shocking thing to me, frankly, the point you made about the bittersweet. Look, well-off people can deal with this type of a situation. They live at home. They have a ecosystem which is comfortable. But what it's यूनिसेफ की नुमाइंदा और मारूफ माहिर अतफाल सुनीशा आहूजा ने कोरोना वबा में बच्चों की सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हर रोज़ मुल्क में नाकिस तग़ज़िया के सबब 1000 से 1500 बच्चे मर रहे हैं, लिहाजा इस पर संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है। आहूजा ने राइट टू एजुकेशन फोरम की जानिब से लॉकडाउन के दौरान 6 बरस से कम उम्र के बच्चों की हुकूक और चैलेंज उन्वान से मुनक़िदा वेबिनार में ये इजहार ख्याल किया। इसमें अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर एमरेट्स वनीता कौल और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रेखा शर्मा सेन ने भी अपनी बातें रखी। अलायंस फॉर राइट टू ECD की कोऑर्डिनेटर और 6 साल से कम उम्र बच्चों की तालीम, सेहत, ग़िज़ा पर लंबे अरसे से काम करने वाली सुमिता मिश्रा ने इस वेबिनार की निज़ामत की। आहूजा ने हालिया मंजरनामे और ख़ासकर कोविड-19 से पैदा शुदा आलमी बहरान का जिक्र करते हुए कहा कि आज की मुश्किल घड़ी में हम 6 बरस से कम उम्र के उन नौनिहालों के हुकूक पर बात कर रहे हैं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। उन्होंने कहा कि सेहत की पहुंच के नज़रिए से हमारे गांव की मौजूदा सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है और अवामी सेहत खिदमात का ढांचा भी नागुफ्ता बा है। हिंदुस्तान में मुल्क गिर लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारिफीन को कई ज़रूरी अशिया और किराना सामान के लिए ज़्यादा रकम की अदायगी करनी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजिरों और खुर्दा सामान फरोख्त करने वालों ने छूट कम कर दी।
और साथ ही सामानों को उनकी तय करदा कीमत यानी MRP से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त किया गया। ये बातें लोकल सर्कल्स के जरिए किए गए एक सर्वे में सामने आई। ये सर्वे मुल्क की लॉकडाउन के दौरान और बाद में सारिफीन के जरिए खरीदी गई ज़रूरी सामान को लेकर उनके तजुर्बात को बयान करते हैं। सर्वे में हिंदुस्तान के 210 अजला से 16,500 से ज़्यादा सारिफीन ने अपने तजुर्बात शेयर किए। सर्वे में कई सारिफीन ने कहा कि मुल्क के लॉकडाउन 1 से 4 के दौरान उन्होंने बंद से पहले के मुकाबले में कई ज़रूरी अशिया और किराने के सामानों के लिए ज़्यादा रकम की अदायगी की। इसकी वजह मैन्युफैक्चरर के ज़रिए कीमतों में इजाफा करना नहीं रहा, बल्कि ताजिरों और खुर्दा सामान फरोख्त करने वालों ने छूट ख़त्म कर दी और MRP से ज़्यादा कीमत पर भी सामान फरोख्त किए गए। सर्वे में ये सामने आया है कि 72% सारिफीन ने लॉकडाउन 1 से 4 के दौरान पैकेज्ड फूड और किराना के सामान के लिए ज़्यादा रकम अदा की। सामानों पर कम छूट यानी ऑफर जो होता है और MRP से ज़्यादा कीमत वसूल करना इसके अहम असबाब रहे। सर्वे में सारिफीन से पूछा गया कि 22 मार्च से पैकेट बंद खुर्दनी अशिया और किराने के सामान की खरीदी को लेकर कीमत के मामले में उनके क्या तजुर्बात हैं। इस सवाल पर 25% सारिफीन ने कहा कि उन्होंने यकसा सामान के लिए मुल्क बंद से पहले की कीमत पर ही खरीदारी की, जबकि 49% लोगों ने कहा कि उन्होंने बंद से पहले के मुकाबले में उसी सामान की ज़्यादा कीमत अदा की क्योंकि अब पहले के मुकाबले छूट कम थी। इसके अलावा 23% लोगों ने कहा कि बंद से पहले के मुकाबले में यकसा सामान के लिए ज़्यादा अदायगी करनी पड़ी क्योंकि उनसे MRP से कई गुना कीमत वसूल की गई। सर्वे में सामने आया कि लॉकडाउन 1 के जरिए बंद में मिली कुछ राहत के बावजूद अब भी 28% सारिफीन अपने दरवाजे पर ही पैकेजिंग का खाना और किराने का सामान ले रहे हैं। काबिल जिक्र है कि ऑनलाइन या खुर्दा स्टोर पर MRP से ज़्यादा कीमत वसूल करना कानून मेट्रोलॉजी एक्ट के खिलाफ वर्जी है। मरकजी वजारत सेहत ने जुमेरात को कामकाज को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि हामिला खवातीन, 65 साल से ऊपर के लोग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से संगीन बीमारियां हों वो काम पर जाने से बचें। वर्क प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई, सैनिटाइजेशन की बात भी गाइडलाइंस में कही गई है। इसमें कहा गया है कि दफ्तरों में थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने माहाना अक़साद यानी EMIs पर रोक की मुद्दत के दौरान सूद माफ़ करने वाली दरख्वास्त की समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी, लेकिन वक्त से पहले मीडिया के हाथों तक हलफनामा पहुंच जाने को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सख्त फटकार भी लगाई। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MR शाह की बेंच ने रिजर्व बैंक के 27 मार्च और 22 मई के सर्कुलर को चैलेंज देने वाले गजेंद्र शर्मा और दीगर की दरखास्तों की समाअत के दौरान हलफनामा मीडिया में लीक होने को लेकर रिजर्व बैंक को आड़े हाथों लिया। जस्टिस भूषण ने तंजिया लहजे में कहा कि रिजर्व बैंक कोर्ट के सामने आने से पहले मीडिया में अपना हलफनामा दायर करता है। समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान की माहाना किस्त पर सूद उसूल को रिजर्व बैंक की तरफ से मुनासिब ठहराए जाने को लेकर तशवीश जाहिर की। जस्टिस शाह ने कहा कि किस्त की उसूली रोकने के हुक्म के बावजूद सूद उसूलना नुकसानदेह है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के नए 127 केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6 अफराद की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही रियासत में ताहाल इस वायरस से मरने वालों की तादाद 105 तक पहुंच गई है। आज के नए केसों में हैदराबाद में 110 केसेस शामिल हैं। बाकी केसेस रियासत के मुख्तलिफ मकामात के हैं। तेलंगाना हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट से कहा है कि 8 जून को कोरोना वायरस के टेस्ट से और दीगर उमूर पर मुकम्मल रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। जुमेरात के दिन प्रोफेसर विश्वेश्वर राव ने टेस्ट मौसर अंदाज में कहा कि टेस्ट मौसर अंदाज में नहीं हो रहे हैं और 34 डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि PPE किट ना देने की वजह से तिब्बी अमला मुतासिर हुआ है। अदालत ने हुकूमत से कहा है कि माजी में भी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई थी, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि 8 जून को मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाएगी। अदालत ने अगली समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया है कि कोविड-19 से मुतासरा शख्स के जिंदा होने या फिर मरने की उसके ख़ानदान को इतला क्यों नहीं दी गई। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो इस मामले की तफसीली रिपोर्ट 5 जून तक दाखिल करे। अदालत ने उस मर्ज से मरने वाले शख्स की बीवी की जानिब से दाखिल करदा हवसे बेजा की अर्जी की समाअत करते हुए ये रिमार्क की। इस खातून जिसकी शिनाख्त माधवी के तौर पर की गई है, उसने अदालत से कहा कि उसका शोहर 30 अप्रैल को कोरोना से मुस्बित पाया गया, जिसके बाद उसको गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और अस्पताल के हुक्काम ने कहा कि उनका शोहर ICU वार्ड में ज़ेर इलाज है। बाद वो उसके
वो और उसके बच्चे भी कोरोना से मुतासिर पाए गए। इस खातून ने कहा कि वो अपने शोहर के साथ बजरिए फ़ोन मुसलसल रब्त में थी। ये सिलसिला 1 मई को दोपहर तक जारी रहा, तमाम उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा और उसको अपने शोहर का अता पता नहीं चल सका। इस खातून ने कहा कि वो और उसके बच्चे 16 मई को रूबे सेहत हो गए, जिसके बाद उसने गांधी अस्पताल के नोडल ऑफिसर से मुलाकात की ताकि उसके शोहर के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। ताहम नोडल ऑफिसर ने उससे कहा कि इसका शोहर हुनूस रूबे सेहत नहीं हुआ। इस ओहदेदार ने उससे कहा कि वो घर जाए, इसके शोहर को अंदरून 3 दिन घर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। ताहम जब दोबारा उसने नोडल ऑफिसर से मुलाकात की तो उस ओहदेदार ने मुबहिम जवाब दिया। बाद अज़ां वो पुलिस से रुजू हुई, ताहम पुलिस ने भी इस ताल्लुक से कोई मदद नहीं की। बाद अज़ां उसने इस मसले को ट्विटर के जरिए वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव के इल्म में लाया। इस ट्वीट के वायरल होने के साथ ही तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया कि उसके शोहर की मौत 1 मई को हो गई और उसकी लाश की आखिरी रसूमात ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों की जानिब से कर दी गई। इस खातून ने कहा कि अगरचे के कोविड-19 से मरने वाले किसी भी शख्स की आखिरी रसूमात के लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं, ताहम हुकूमत ने क़वायद का भी पास व लिहाज नहीं रखा और ना ही उसके शोहर की मौत की कोई शवाहिद जारी किए। इस ताल्लुक से हुनूस कोई सरकारी तौर पर इतला भी नहीं दी गई। इस खातून ने अदालत से कहा कि इसका शोहर बखीद हयात है। नोडल ऑफिसर व पुलिस इसको गैर कानूनी तौर पर छुपा रहे हैं। उसने अदालत से इस्तदा की कि हुकूमत और मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी जाए कि वो अदालत में उसको पेश करे। इस मामले के मंजर आम पर आने के साथ ही वजीर सेहत ईटला राजेंद्र और गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट राजा राव ने वाजे किया कि कोविड-19 से मुतासरा उस शख्स की मौत 1 मई को ही हो गई थी और उसकी बीवी को मौत की इतला नहीं दी गई क्योंकि वो भी कोरोना से मुतासिर थी और उसके रिश्तेदारों ने मशवरा दिया था कि खातून और उसके बच्चों को उसकी मौत की इतला ना दी जाए। रिश्तेदारों की तजवीज़ के मुताबिक आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। लॉकडाउन की वजह से मुलतवी किए गए तेलंगाना के 10वीं जमात के इम्तिहानात के मामले की समाअत आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने की। अदालत की हिदायत के मुताबिक हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने जिलेवारी सतह पर 10वीं जमात के इम्तिहानात पर रिपोर्ट अदालत में पेश की। हुकूमत से अदालत ने सवाल किया कि वो ज़िले सतह पर 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक़िद करने के लिए तैयार है, जिसका जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि इम्तिहानात के लिए तमाम इंतजाम करने के लिए हुकूमत तैयार है। हुकूमत ने कहा कि कोरोना के पेश नज़र तमाम एहतियाती इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी तरफ अर्जी गुजार के वकील ने अदालत से ख्वाहिश की है कि चूँकि रियासत में कोरोना के मामलात में इजाफा होता जा रहा है, इसके पेश नज़र ये इम्तिहानात मुलतवी किए जाएँ। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। कोरोना वबा के पेश नज़र ये इम्तिहानात दरमियान में ही मुलतवी कर दिए गए थे। ताहम तेलंगाना हुकूमत ने अदालत से ख्वाहिश की थी कि वो इन इम्तिहानात को मुनक़िद करने की इजाज़त दे। मंजीरा डैम का मुआयना करने के लिए रवाना होने वाले PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी MP के अलावा कांग्रेस के कई कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तेलंगाना PCC की जानिब से रियासत के ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने हुकूमत पर दबाव डालने प्रोजेक्ट्स के पास एक रोज़ा भूख हड़ताल का एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया था। इसी एहतजाजी प्रोग्राम के तहत आज PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, रुकने असम्बली जग्गा रेड्डी, कारगुजार सदर कुसुम कुमार, खाजिन नारायण रेड्डी मीडिया के साथ बस में मंजीरा के लिए रवाना हुए। ताहम पट्टनचेरू टोल प्लाजा के पास पुलिस ने उन तमाम को रोक दिया और हिरासत में लेते हुए उन्हें BDL भानपुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने पुलिस की इस हरकत पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना की पुलिस चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला की प्राइवेट आर्मी की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चिन्ना GR स्वामी के साथ मिलकर कुंडा पोचम्मा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। इसमें तकरीबन 10,000 अफराद ने शिरकत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को एक कानून और अपोजिशन लीडर्स को एक कानून नहीं हो सकता। DGP इस मसले पर जवाब दे। प्रोजेक्ट का मायना करने के लिए जाने वाले कायदीन की गिरफ्तारी की वो मजम्मत करते हैं। प्रोजेक्ट का मायना करने का हमें हक हासिल है, इसमें पुलिस को रुकावटें हायल करने का इख्तियार नहीं है। वज़रा और अरकान असम्बली को दौरा करने की पुलिस किस तरह इजाज़त दे रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने गोदावरी के पानी को सिंगूर और मंजीरा मुंतकिल करने का वादा करते हुए मुनहरिफ हो गए। चीफ मिनिस्टर ने अपने आबाई ज़िले के अवाम को धोखा दिया। प्रोजेक्ट की तामीर के नाम पर हुकूमत ने 1 लाख करोड़ रुपए की अवामी दौलत को लूट लिया। SLBC प्रोजेक्ट के 80% काम मुकम्मल हो गए हैं। इस पर प्रोजेक्ट को अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। ग्रेविटी के जरिए पानी सरबराह करने वाले प्रोजेक्ट्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। ఖచ్చితంగా లింగంపల్లి నుంచి స్టేషన్ కాడికి వస్తాము. ఓకే మొత్తంగా కానీ పెట్టుకోని చెప్పాలి. కాట పెట్టుకోవాలి ఏడైనా ఒకటే కదా.
प्रोजेक्ट में बिल्कुल पानी नहीं है। इसकी वजह से ये पूरी एरिया बहुत ही तकलीफ में है और केसीआर साहब ने बहुत दफ़ा बोला था कि गोदावरी की पानी लेके इसको भर देंगे। अब उसका काम अभी हुआ नहीं। ये काम उनको याद दिलाने के लिए आज हमने मंजीरा प्रोजेक्ट विजिट रख लिया था। और ये क्या है, इस राष्ट्र में क्या हो रहा है, क्या डिक्टेटरशिप हो रहा है। हमें बोलते हैं कि आप प्रोजेक्ट विजिट नहीं कर सकते हैं। अब किस रूल के हिसाब से, किस लॉ के हिसाब से वो नहीं बोल रहे। बोलो आपको प्रिवेंटिव अरेस्ट कर दिया, आपको अभी छोड़ रहे जाओ। नहीं, ये तो कंटिन्यू ऐसे ही करें तो अब इसके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? नहीं, हम जरूर जो हाई कोर्ट में जाना या गवर्नर के पास जाना, आज रात में बैठ के सोचेंगे। अभी एक आधा घंटे में मैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब दोनों संगारेड्डी मंजीरा डैम को जा रहे हैं। 4 साल के पहले जो मंजीरा का सिंगूर का पानी छोड़ने के बाद आज तक पानी डैम में नहीं है। पीने का पानी नहीं है, खेती का पानी नहीं है। अभी संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी में पब्लिक बहुत परेशानी में है। आज हम जहाँ के वहाँ विजिट करके फ्यूचर में वो डैम भरने के लिए अभी क्या मैसेज देना, अभी क्या एक्शन प्लान क्या बनाना लिए आज प्रोग्राम रख लिए है। मैं उत्तम जी आज मंजीरा डैम संगारेड्डी में जाके विजिट करके मेरा जो दो म्यूनसिपालिटी है, 4 मंडल से तमाम संगारेड्डी पब्लिक को तो मंजीरा का पानी नहीं है, संगारेड्डी जिला को पानी नहीं है। नहीं, मंजीरा का पानी संगारेड्डी जिला के नहीं भी नहीं होता, हैदराबाद का भी आएगा पानी। वो लोगों को भी ये पानी नहीं है। बहुत आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समझो, बीडीएल समझो, बीएचएल समझो, कुकुटपल्ली समझो या पुराना जुबली समझो, ये पूरा मंजीरा का पानी आने का था। ये पूरा पानी निकालने के बाद वहाँ पानी नहीं है। अभी बहुत मुश्किल में पब्लिक है। इसी के लिए हम डैम भरे तक, डैम में पानी आए तक हमारा जंग गवर्नमेंट से चलता रहता। जब तक आज का विजिट, डैम विजिट करके नेक्स्ट कैसा प्रोग्राम करना, उसके लिए मैं उत्तम कुमार रेड्डी जी मंजीरा डैम को चल रहे हैं। नहीं जगह रेड्डी साहब, अब ये तो देख रहे हैं 2 दिन से जो जब कांग्रेस पार्टी जो है प्रोजेक्ट को विजिट कर रहे हैं तो अरेस्ट कर रही, उनको जाने नहीं दे रही। तो क्या उसके ऊपर रास्ते में अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो? नहीं, वो हमारा आवाज तो चलता रहता, हमारा एजिटेशन चलता रहता, पुलिस का दबाव भी आता, गवर्नमेंट उसको यूज कर रहा है। ठीक है, जितना भी दबाव आंदो हमारा कोशिश तो पब्लिक के लिए मंजीरा डैम में पानी भरे तक लड़ने का चलता रहता। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि खम्मम बल्दिया के तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर ट्रांसपोर्ट के साथ खम्मम शहर के तरक्याती कामों पर एक जायज़ा इजलास उन्होंने मुनक़िद किया, जिसमें अब तक हुए कामों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। इस मौके पर KTR ने कहा कि मिशन भागीरथा के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को मुश्किलात पैदा न हो। मौसम बरसात के पेश नज़र वबाई इमराज पर काबू पाने के लिए भी ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए तवज्जो मरकूज़ करें। इस इजलास में बल्दी नज़्म नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, खम्मम कलेक्टर RV किरण और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तखुम की सरबराही के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की जाए। मौसम बरसात में किसानों को तखुम की सरबराही से मुताल्लिक़ उन्होंने एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि बारिश के साथ ही किसान को तखुम की ज़रूरत होती है, इसलिए पहले ही से मियारी तखुम की सरबराही के लिए इक़दाम करें। तखुम ज़ख़ीरा करने वाले क्लस्टर्स ही यौमिया जायज़ा लें। अहम तखुम की कंपनी के हर रोज़ तफ़सीलात हासिल करें। तेलंगाना में सोना मसूरी चावल की काश्त को फ़रोग़ दें। इस सिलसिले में उन्होंने किसानों में शऊर बेदार करने पर जोर दिया। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि हुकूमत भी तेलंगाना में सोना मसूरी चावल की काश्त को तरजीह दे रही है। इस मौसम बरसात में 4 लाख क्विंटल तखुम की पैदावार की गई। इस इजलास में महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी B जनार्दन रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। TRS पार्टी के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ी बरक़ी बिल की KCR
की मुखालिफत पर किसानों ने मसरत का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के वक्त हर कोई किसानों के बारे में बात करता है, लेकिन किसानों के बारे में सोचने वाली पार्टी टीआरएस है। किसानों को मुफ्त बरखी से महरूम करने के लिए मोदी हुकूमत तरमीमी बरखी बिल ला रही है। बरखी मामले में जो भी गलत फैसला लेता है वो इख्तिदार से महरूम हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू इख्तिदार से महरूम हुए हैं। मोदी को पहले ही नकले मुकाम करने वालों की बद्दुआ है और अब किसानों की बद्दुआ लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी में हिम्मत है तो इस बात को वाजे कर दें कि वो मुफ्त बरखी देना नहीं चाहते और ना ही सब्सिडी देंगे। केसीआर बरखी के मसले पर ही तेलंगाना तहरीक का आगाज किया था और बरखी के मसले पर मुल्क के किसानों को मुत्तहिद करेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर किसानों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी इस मामले में खामोशी अख्तियार किए हुए है, फालतू बातों पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत बरखी तरमीमी बिल के फैसले को वापस ले वरना बीजेपी सिफर हो जाएगी। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में 33 करारदादें मंजूर की गई हैं। मेयर राम मोहन की सदारत में मुनक़िदा इजलास में साल 2019-20 के बकायाजात 2495 करोड़ के 62 लाख रुपए के 80% सूद को माफ़ करते हुए वन टाइम सेटलमेंट की सहूलत फराहम करने की तजवीज़ को हुकूमत की मंजूरी के लिए रवाना करने से इत्तेफाक किया गया। शहर में 201 बस शेल्टर्स दोबारा तामीर करने के लिए 4 पैकेजेस में टेंडर तलब करने, क़वायद वज़ा करने के इख्तियारात मेयर को देने से कमेटी ने 221 खरारदादें पेश की। जंक्शन के माफ़ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल ख़राबी की वजह से हम ये रिपोर्ट आपको इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इस कमेटी ने 221 जंक्शन के ट्रैफिक सिग्नल्स की निगहदाश्त के कॉन्ट्रैक्ट में तौसी और मजीद 155 जंक्शंस के सिग्नल के नस्ब करने के लिए भी कमेटी ने मंजूरी दी है। जीएचएमसी कॉल सेंटर्स के खिदमात को मजीद 3 साल तक तौसी देने से भी इत्तेफाक किया गया। इजलास के दौरान मेयर ने कहा कि बरखी ट्रांसफार्मर्स के पास तामीराती मलबा और कचरे की निकासी के लिए खुसूसी मुहिम के दौरान बरखी मनखते करते हुए सफाई की जाएगी और मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए ठहरे हुए पानी की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया गया। मालबरदार ट्रेन की छत पर ठहरकर सेल्फी लेने की कोशिश करने वाला नौजवान बिजली का झटका लगने से हलाक हो गया। यह वाकया आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगरम के एलकोटा में पेश आया। 19 साला नौजवान जिसकी शिनाख्त वैजाग शहर की इंजीनियरिंग के दूसरे साल के तालिबे इल्म जे प्रदीप के तौर पर की गई है, सेल्फी लेने का काफ़ी शौकीन था। वो एलकोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और ट्रेन की छत पर चढ़ गया ताकि सेल्फी ली जाए। ताहम अचानक वो बिजली के तार की जद में आ गया, जिसके नतीजे में वो तकरीबन 75% तक झुलस गया। इसको विजयनगरम के सरकारी अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से वैजाग के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश यानम में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। अपने बुलेटिन में उसने इंतबाह दिया कि 6 और 7 जून को रायलसीमा के बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। साथ ही तेलंगाना में भी 6 और 7 जून को बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गरज और चमक व तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। बुलेटिन में कहा गया कि तेलंगाना, जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानम के साथ साथ रायलसीमा में हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आलमी वबा के वक्त पूरी दुनिया में सियासी उथल पुथल पर अपनी फ़िक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि जमहूरियत, क़ानून की हुक्मरानी, आज़ादी, बाहमी एहतराम, बैनुल अक़वामी इदारों का एहतराम और शफाफियत वगैरह आलमी फ़लाही इक़दार को आज मुख्तलिफ़ किस्म से चैलेंज का सामना है, जिसके लिए यकसा इक़दार, मुश्तरका मफादात और यकसा मकासद वाली ताकतों को मिलकर काम करना होगा। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन के साथ पहली वर्चुअल 2 तरफ़ा चोटी मीटिंग में मज़कूरा ख्यालात का इजहार किया। हमसे अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करने के नाते हम दोनों देशों का कर्तव्य है कि इन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें और इसलिए वैश्विक कल्याण के मूल्य जैसे लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।
है।